हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। माय फ्रेंड्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं विपिन यादव। यूट्यूब चैनल पे दोस्तों अपन इस पे कुछ साइंस की वीडियो और मैथ की वीडियो बेटा जो एनसीईआरटी सिलेबस जो अभी पिछले साल स्टार्ट हुई थी बेटा, उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऑलरेडी अपन ने एक वीडियो साइंस के बारे में अपन बना चुके हैं और उसमें मैंने सिखाया था आपको कि बेसिक ऑफ साइंस दोस्तों, ठीक है, कि साइंस है वो कहाँ से आई और उसका क्या प्रतीत रहा और वो लैटिन लैंग्वेज से आई जिसका अर्थ है सिंथिया। ये कंप्लीट बातें बेटा अपन उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज बेटा अपन शुरुआत कर रहा हूँ उसमें कि जो साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बेटा यहाँ पे रासायनिक विज्ञान एवं समीकरण, लिख सकते हैं बेटा आप यहाँ पे यूनिट फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दोस्तों, इसमें अपन कंप्लीट अपने नोट्स बनाने वाले हैं और कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि हर चैप्टर का एक छोटा वीडियो बने, हर टॉपिक का, जिसमें लगभग 25 से 30 मिनट का अपना एक वीडियो बनेगा और इसमें अपन कंप्लीट कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएं आप तक। और ये बेटे जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, जो हैंड नोट्स है मेरे खुद के बनाए हुए, मैं खुद कंप्लीट को बनाता हूँ और बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात ये बेटा कि बच्चे इंप्रूवमेंट करें, साइंस में करें, मैथ में करें, हर सब्जेक्ट बेटा इंप्रूवमेंट करना अपने को जरूरी होता है। और बेटा जितनी अपन मेहनत करेंगे उतने अपन आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। तो अपन सवाल करते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन। बेटा जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर का नाम फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मतलब कैसे रखते हैं इसका शीर्षक और इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है इसके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता क्या है। तो पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में बेटा इसको अपन कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
मतलब ये बात है इसमें कि कोई भी पदार्थ लो कि वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ में क्रिया करके एक या एक से अधिक रासायनिक गुण वाले क्या बनाते हैं बेटा, पदार्थ बनाते हैं। यानी वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है बेटा। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो बेटा जो पदार्थ ने बनेंगे बेटा, उनके जो गुण थे पहले वाले वो बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसमें नए पदार्थ बनते हैं बेटा, और उसके जो अवस्था चेंज हो सकती है, उसके टेस्ट चेंज हो सकते हैं, उसका रंग चेंज हो जाता है बेटा, उसके जो ताप है वो चेंज हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ पदार्थ में क्या क्या आ जाता है बेटा, चेंजेज आ जाता है, जिसमें उसके कुछ गुण है वो बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और बेटा जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अपने को निम्न प्रेक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब कि कुछ चेंजेज को देखने को अपने को मिलते हैं। तो अपन अगला देख सकते हैं बेटा इसमें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान किसी रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान निम्न प्रेक्षण होते हैं। निम्न प्रेक्षण होते बेटा मतलब क्या क्या चेंज मतलब देखने को मिलता है। तो पहला चेंज हो सकता है बेटा वो हो गया इसमें अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन मतलब बेटा जब पदार्थ रिएक्शन करते हैं आपस में रिएक्ट होते हैं तो उनकी अवस्था है वो क्या हो जाती है बेटा, परिवर्तन हो जाती है। दूसरा अपन इसमें लिखते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, तो भाई अपन कह सकते हैं दूसरा उसके बेटा रंग में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा गैस का निकास, गैस का निकास, या फिर अपन कह सकते हैं उत्सर्जन। गैस का निकास मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन मिलेगी तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा, उसके साथ में कोई ना कोई गैस है वो क्या होगी, रिलीज होगी। दूसरा जो इसका लास्ट जो पार्ट जो रिएक्शन पर देखने को मिलता है वो है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। तो भाई आपको ये पता लग गया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो पहला जो चेंज हो सकता है उसकी अवस्था में चेंज हो गया, दूसरा जो चेंज हो गया उसके रंग में चेंज हो गया, तीसरा जो चेंज हो गया वो गैस का निकास या फिर उत्सर्जन हो गया, और चौथा है उसके तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मतलब ये चार चीज़ें आपको जनरली देखने को मिलेगी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो बेटे पहली चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने कोशिश की कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ में क्रिया करती है, जैसे एक पदार्थ आपका ए, दूसरा पदार्थ हो गया बेटा आपका बी, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे बेटा तो ये एरो का साइन है, इस एरो के साइन में एक नया ही क्या बनेगा बेटा, पदार्थ बनेगा, जिसके साथ में हो सकता है गैस क्या बने, रिलीज। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर ये पहला पदार्थ आपका, ये दूसरा पदार्थ था, और दोनों पदार्थ से मिले तो एक नया पदार्थ बना बेटा। जो नया पदार्थ बन रहा है उसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। और जो बेटा पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं करने के लिए उसको अपन कहते हैं यहाँ पे अभिकारक। ठीक है बेटे, तो अभिकारक हो गया आपका, उत्पाद हो गया। उत्पाद के साथ में कोई गैस रिलीज भी हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना, CO2 गैस का रिलीज होना। बेटा तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन होता है, उसके केमिकल चेंज होते हैं इसके अंदर। तो इन्हीं ये जो नाम आ रहे हैं यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद, इनके भी अपन आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट को अपन पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में कुछ जनरल जो राशि अभिक्रिया है वो कौन कौन सी होती है, जो अपन जनरली अपन यहाँ पे देखते रहते हैं। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये जो नोट्स है बेटा आपको घर पे पेन और कॉपी लेकर के और कंप्लीट इनको लिखना है। हर चैप्टर के बेटे कंप्लीट जो नोट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, और कोशिश ये रहेगी अपन यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि हर बच्चा इम्प्रूवमेंट कर सके अपने आप को, और बेटा एक नॉलेजेबल इंसान बने, ताकि हर चीज़ को कोशिश करे कि जैसे साइंस का चैप्टर फर्स्ट है तो इसको पढ़े और पूरे साइंस को कवर करने की कोशिश करें, ताकि आप एक अच्छे इंसान बनो और एक नॉलेजेबल इंसान बनो, ताकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपना खुद का काम है वो भी स्टार्ट अपन कर सके दोस्तों। दूसरी चीज़ ये बेटा इसके अंदर मैं कंप्लीट नोट्स करवाऊंगा यहाँ पे आपको, तो आप वीडियो को जैसे ये पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड इसी के आगे अपन सीक्वेंस में चलते रहेंगे। तो हर वीडियो हर चैप्टर में अपन अलग अलग वीडियो बनाएंगे इसमें, और उसके अलग अलग पार्ट में इसको पूरे जो आपका नोट्स होते हैं उसको अपन क्या करेंगे कंप्लीट करने की कोशिश अपन करेंगे। तो इसको मैं रख कर रहा हूँ बेटा आगे। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं इसके अंदर कि कुछ राशि अभिक्रियाओं के कुछ राशि अभिक्रिया जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें पहले अपन लिखेंगे बेटा पहले टॉपिक का नाम आपका कुछ राशि अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया। गर्मियों में कमरे के तापमान, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ने पर दूध को खुला छोड़ने पर दूध का पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है इसको कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है कि गर्मियों के दिनों में आप अक्सर अपन देखते हैं कि अगर कमरे के ताप पे अगर अपन दूध को रख देते हैं, जैसे रसोई घर में दूध रखा है, गर्मी का टाइम है, तो पूरे दिन रखे रहने पर बेटा वो क्या होता है, शाम को क्या हो जाता है, वो फट जाता है, या जिसको अपन बोलते हैं कि दूध जम गया। तो दूध जम गया तो बेटा क्या हो गया, वो दही बन गया, दही बन गया तो ऑब्वियसली बात है कि वो फट जाएगा बेटा। अगर उसमें अपन चाय वगैरह बनाते हैं या उसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो बेटा पहले क्या था, दूध था, अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या बन गया, दही बन गया, या वो जम गया या वो फट गया। तो बेटा क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज हो गया तो पहले दूध का स्वाद क्या नहीं था, खट्टा नहीं था। अब क्या हो गया बेटा, जैसे वो दही में चेंज हो गया तो दूध क्या हो गया, खट्टा हो गया। आपको पता होगा बेटा दूध दही में एक लैक्टिक एसिड है वो पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो खट्टा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। कोई भी बेटा लोहा होता है जिसको अगर अपन मिट्टी पे डाल देते हैं या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब कि अक्सर मिट्टी है वो नमी होती है, थोड़ी मतलब गीली होती है, तो बेटा वो लोहे पे क्या लग जाती है, एक भूरी भूरी है वो भूरी के मतलब की परत है वो उसके ऊपर आ जाती है। इस भूरी परत को बेटा अपन क्या कहते हैं, अपनी भाषा में जंग कहते हैं। मतलब कि उसका क्या हो गया, कोरोइड हो गया बेटा, मतलब उसके ऑक्सीजन की उसके साथ में रिएक्शन हो गई, मॉइस्चर के कारण भी उसके क्या हो गई, नमी के कारण उसमें क्या लगी बेटा, जंग लग गई। तो बेटा जो आपका फ्रेश जो लोहा था वो किसमें उसमें जंग लगने के कारण क्या हो गया, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो जल्दी अपन कैसे थे बेटा इसमें। नंबर 3 बेटा इसमें हम पढ़ रहे हैं भोजन का पकाना, भोजन का पकाना बेटा कैसे केमिकल रिएक्शन होती है आपको पता होगा बेटा। जब भी अपन भोजन को पकाते हैं तो अक्सर अपन जैसे नॉर्मली अपन लकड़ी वगैरह पे चूल्हे पे अपन यूज लेते हैं, तो बेटा क्या होता है जब चूल्हे पे लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसमें कार्बन होता है, जब उस लकड़ी को जलाते हैं और ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल जाती है, एनवायरमेंट से मिल जाती है बेटा। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है बेटा, कार्बन प्लस O2
बेटा कौन सी गैस बन जाती है आपकी CO2 बन जाती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेटा अपन रोटी वगैरह सेकते हैं तो क्या, जब रोटी फूलती है, आपको पता है रोटी वगैरह सेकने में क्या करेगी, फूलेगी, तो उसमें जो गैस बनती है बेटा कौन सी गैस बन सकती है, CO2 बन सकती है, क्योंकि कार्बन है, लकड़ी को जलाने में कोयला बन रहा है कार्बन, और ऑक्सीजन आपको एनवायरमेंट से मिल रहा है बेटा। जब भी अपन मतलब कि इसको जलाएंगे लकड़ी को, तो ऑक्सीजन है वो उसके प्रेजेंट में मिलेगी बेटा, तो उसमें क्या बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी, ऐसे आपकी रोटी क्या हो जाएगी, भून जाएगी। तो बेटा भोजन का पकाना भी आपका क्या हो सकता है, एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। C+O2 बेटा जब भी ये आपका ये फर्स्ट पदार्थ है, ये आपका सेकंड बेटा क्या होगा, मेटेरियल होगा, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। चौथा बेटा अपन इसको बोलते हैं हमारे शरीर द्वारा भोजन का पचाना, हमारे शरीर द्वारा भोजन, शरीर द्वारा भोजन को पचाना, हमारे शरीर द्वारा भोजन। बेटा ये कैसे केमिकल रिएक्शन हो सकती है, बेटा आपको पता होगा कि जब भी अपन भोजन करते हैं तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। जब बेटा ग्लूकोज लेते हैं बाहर से अपन क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ऑक्सीजन क्या काम करते हैं बेटा, इस ग्लूकोज को बेटा ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है, जिसके कारण आपका जो भोजन रहता है बेटा वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी जटिल पदार्थों से इसमें चल जाता है बेटा, सिंपल पदार्थ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और भोजन का बेटा पाचन धीरे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जब बेटा भोजन का पाचन होता है, आपको पता है ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, और ये जो बेटा ग्लूकोज जब क्या होगा, इसका ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो बेटा क्या C है, ये बेटा ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और बेटा वहाँ पे कौन सी गैस बन गई आपके पेट में, CO2 गैस बन गई बेटा। तो CO2 गैस बेटा फिर क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालते हैं। आपको पता है जब हम श्वास लेते हैं बेटा तो क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं बेटा, O2, इसको तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, मतलब इनहेल मतलब बेटा श्वास को लेना। तो ऑक्सीजन अपन क्या करते हैं, श्वास लेते हैं अंदर, एक होती है बेटा आपकी क्या, CO2, ये क्या करते हैं, बॉडी से अपन बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं ना इसको, तो बाहर निकलना तो क्या कहते हैं बेटा, श्वास को बाहर निकलना क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सहेल, क्या कहेंगे, एक्सहेल। तो बेटा रेस्पिरेशन के अंदर जब अपन श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, और जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे, CO2 गैस को, ठीक है। तो अपन ये कैसे बेटा जो भोजन अपन खा रहे हैं वो भी क्या हो सकता है, भोजन का पचाना भी अपन क्या हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो सकती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये पदार्थ क्या करेगा, किसी दूसरे पदार्थ के साथ में मिल करके कोई नया पदार्थ बनाता है, नहीं बनाता है। तो ये आपका देखो यहाँ पे CO2 बन गई, तो ये भी एक क्या बन गया, एक अलग ही कंपाउंड बन गया ना, अलग ही मैटेरियल बन गया। तो CO2 क्या है, गैस है, जो आपकी बॉडी में भोजन पचाने के कारण क्या करती है, बाहर निकलती है। दूसरा बेटा जो ऑक्सीजन गैस है अपन लेते हैं किसके लिए, आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए। आपको पता होगा बेटा अगर ऑक्सीजन गैस नहीं हो है तो अपना भोजन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, नया अपना भोजन बचेगा। इसलिए बेटा ऑक्सीजन लेना क्या है, अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा ये O2 है, ये क्या करता है बेटा, ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, मतलब उसको प्योर करने का काम करता है। आपको पता होगा बेटा कि ब्लड को प्योर कौन करता है, ऑक्सीजन। आप ये देख सकते हो अपने हाथों पे, ये जो आपको ब्लू ब्लू ये नीली नीली सी आपको ये नसें दिख रही होगी बेटा, ये होती है आपकी वेन्स। क्या होती है, वेन्स। अपनी जो बॉडी है उसके अंदर बेटा आपको पाया है 100 वेन्स पाए हैं, तो एक बार आप वेन है उधर घिसा और आगे हमको होता है, ठीक है बेटा। जो धमनी होती है वो अपनी बॉडी के अंदर की तरफ क्या होती है, धसी होती है। आपने कई बार देखा होगा जब डॉक्टर बॉडी का चेकअप करने के लिए या ब्लड के टेस्ट वगैरह करने के लिए उसमें से क्या निकालता है, ब्लड को बाहर निकालता है, रिमूव करता है। तो ब्लड को जब बाहर निकालता है तो बेटा किस में से निकालता है, वो आपके वेन्स में से, क्योंकि वेन से बेटा ऊपर है। और आपको जो ब्लू ब्लू ये नीली नीली टाइप की दिख रही होगी ना, से इनको वेन कहते हैं। ये वेन बेटा बॉडी के ऊपर की तरफ होती है, इसलिए इसमें से ब्लड को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जो बेटा सीधा होती है इनकी अंदर अशुद्ध इम्प्योर ब्लड रहता है, ऐसा मतलब ले रहेंगे इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड बेटा किसको बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड बेटा उसको बोलेंगे
जिसका जो जिसके अंदर बेटा ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। इम्प्योर ब्लड किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन रहित है। अगर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो इनका कलर कैसा है? ब्लू, और इनमें अशुद्ध खून बहता है। दूसरा बेटा आपकी आर्टरी है। आर्टरी के अंदर बेटा आपको होता है प्योर, कैसा ब्लड बहेगा? प्योर ब्लड, प्योर। इसलिए बेटा का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है, और ये अंदर की तरफ दिशा होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको बेटा समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है आपको होनी चाहिए बेटा कि अपने बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वो काम करती है, और ग्लूकोज कैसे काम करता है, अपन खाना अपने बॉडी को कैसे एनर्जी मिलती है, कैसे आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे आपका जो ब्लड है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करता है। ठीक है नहीं है? ये पूरी चीज़ें बेटा अपने को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए तो अपन पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते बेटा कि आपको जो अपने डेली लाइफ में कुछ चीज़ें अपने को काम आए, अपने बॉडी से रिलेटेड होनी चाहिए, या पेड़ पौधे के बारे में जानना है, एनवायरमेंट के बारे में जानना, और नॉलेज प्राप्त करना बेटा, ताकि अपन भी कुछ सीख रहे हैं और अपन सीख करके बेटा किसी को अपन क्या करते हैं? सिखा भी सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद बेटा मेरा ये है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं और उनको पहले पढ़ाया बेटा, फिर मैंने नोट्स बनाए हैं, फिर मैंने इनको यहाँ पे आने के लिए प्रिपरेशन भी की है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जो लोग गांव में है, ढाणियों में है, जो जिनके पास में अच्छी शिक्षा अभी तक नहीं पहुँच रही है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे आप मेरे जो मैं बना रहा हूँ बेटा, ताकि उनको मतलब कि दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको घर पे बैठ करके एक अच्छी शिक्षा को क्या कर सके बेटा? प्राप्त कर सके। मैं अक्सर देखता हूँ बेटा गाँव में जो अपने गवर्नमेंट स्कूल होती है या फिर जो स्कूलें होती है, तो उनमें मतलब कि पढ़ाई तो होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे को अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाता है, और वो कोचिंग के लिए ऐसे मतलब कि बेटा दूर दूर जाना, मतलब कि थोड़ा सा जो पेरेंट्स होते हैं बेटा उनका जो अपन कह सकते हैं कि वहाँ की जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि उनकी जो इनकम का सोर्स है बेटा वो थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा कम होता है, इसलिए वो अच्छी चीज़ें वहाँ से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं बेटा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मेरी तरफ से जितने मैं कोशिश करूँ थोड़ी हेल्प हो जाए, और क्यों ना जो चीज़ अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, ताकि गाँव में ढाणियों तक बेटा ये चीज़ें पहुँचे, तो बच्चे घर बैठे अपना क्या कर सकें? पढ़ाई कर सकें। गर्ल्स होती है वो मतलब कि दूर नहीं जा सकती है, और वो उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। कई गाँव तो ऐसे होते हैं बेटा कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जा करके कोचिंग करा करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए अपन कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेटा पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। पांचवा जो पॉइंट है बेटा वो है यहाँ पे अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन, ये क्या होता है बेटा? अंगूर का किण्वन बेटा, किण्वन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को सड़ाना या फिर गलाना, उसको बोलते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। जो भी बेटा आपकी वाइन वगैरह बनती है, जो एल्कोहल है बेटा, उसको सड़ा के गला करके उसके बाद में उसको बनाया जाता है। तो अंगूर की बेटा क्या बनती है? वाइन बनती है। तो अंगूर का किण्वन बेटा ये भी क्या हो सकता है? आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर आ सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ आई है बेटा कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको सड़ा के गला करके बनाते हैं, जो भी आपकी वाइन बनती है एल्कोहल वगैरह, ठीक है, किसी भी टाइप की जो वाइन हो वो सभी बेटा इसी प्रोसेस से बनती है, और इसमें कुछ केमिकल चीज़ें मिलाई जाती है, कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि वो कुछ समय के लिए खराब नहीं हो और काफ़ी लंबे समय तक चले। तो ऐसा करके बेटा उसको क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये तो बात होगी आपके रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण के बारे में अपन ने इतना कुछ जानने की कोशिश की है बेटा। अगर इस चैप्टर का नाम ही आपको समझ में आ गया तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि इस चैप्टर के अंदर अपन ये चीज़ ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, और पूरा ये चैप्टर वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। आपको पता है बेटा जो शीर्षक होता है किसी चीज़ का, वो कम से कम ये तो बता ही देता है कि बेटा कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, ठीक है। दूसरे बेटा इसके अंदर आप टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप अपनी कॉपी और पेन करके नोट्स आप बना सकते हो कि कुछ रासायनिक विज्ञान के एग्जाम में लीजिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि मतलब कि जो बच्चे दूर गाँव में हैं बेटा, जो अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और दूरी के कारण वो क्या नहीं कर पा रहे, अच्छे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं या फिर कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, तो वो घर बैठे ये क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं और एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और कुछ अपने वतन के लिए कुछ करें, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण। बेटा जो मैं टॉपिक आ रहा हूँ उसमें आप जैसे ब्रेक क्रिया या ग्रीनलैंड तो टॉपिक है आप ऑर्डिनेंस लिख लीजिए। जैसे मैं नोट्स लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे वैसे वैसे आपको लिखना है उसी हिसाब से उसको, ताकि आपको टॉपिक आपको लगे दिखे उस टॉपिक में क्या लिखा है उसकी एक्सप्लेन आप ब्लू पेन से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसके अंदर रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं? केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बेटा रासायनिक समीकरण क्या हो गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, वो अभिकारकों और उत्पादों तथा रासायनिक सूत्रों का। बेटा इन तीनों बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अभिकारक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्पाद क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और रासायनिक सूत्र क्या होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है या कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया को कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें एक तो अभिकारक होते हैं, एक उत्पाद होते हैं और कुछ रासायनिक सूत्र होते हैं। तो इसके अंदर बेटा रासायनिक जो समीकरण है इसमें अभिकारक क्या होते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं बेटा अभिकारक। अभिकारक का मतलब क्या हो सकता है? अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट्स कहते हैं। बेटा इनको अपन दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज भी अपन यहाँ पे करवा सकते हैं बेटे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि मैं कुछ इंग्लिश पढ़ के यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको अगर देखेंगे तो उनको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। दूसरा बेटा अगर मैं इसको हिंदी और इंग्लिश में करूँगा तो फिर जो हिंदी मीडियम बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कुछ वर्ड यहाँ पे इंग्लिश के ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को कम से कम टॉपिक का पता रहे और उनको हिंदी में एक्सप्लेन अगर मैं कर रहा हूँ तो उनको कंप्लीटली उन चीज़ों को समझ जाएंगे बेटा। वैसे अपनी इस कोचिंग में बेटा माई पेरेंट्स क्लासेज के अंदर मैं हिंदी में और इंग्लिश में बेटा दोनों में नोट्स बच्चों को लिखाता हूँ, ताकि हिंदी मीडियम वाले कंप्लीटली हिंदी मीडियम पढ़ते हैं और इंग्लिश वाले कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम भी पढ़ते हैं। फिर भी जो बच्चे अगर चाहते हैं कि सर मैं इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्राई कर सकता हूँ, तो बेटा वो ऐसा भी कर सकता है ताकि उसकी इंग्लिश बेटा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। आप खुद देख सकते हैं बेटा, जैसे मैं बोलेंगे हिंदी में लिख रहा हूँ तो उसी को अपन इंग्लिश में बोलेंगे, तो बेटा साथ में अगर अपन पूरी साइंस को अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बेटा कुछ ना कुछ तो इंग्लिश आपको जरूर क्या हो जाएगी, आपकी इंप्रूवमेंट होने की कोशिश होगी। कम से कम आपको वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपको ये पता लगेगा कि इंग्लिश में अच्छा इसको अपन ये वर्ड बोलते हैं, ये चीज़ें बोलते हैं, तो बेटा काफ़ी मतलब सीखने को मिलेगा। और बेटा इंग्लिश क्या, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, बस उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस है तो बहुत कुछ बन जाओगे, ठीक है कि नहीं है।
और बेटा हार नहीं मानना, कुछ भी हार नहीं मानना है लाइफ में। यू कैन डू एनीथिंग्स, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस ये डिपेंड होना चाहिए कि आपकी थिंकिंग क्या है। जैसे आपकी थिंकिंग वैसे आप बनेगा। कहते हैं कि वो मतलब कि अगर अपन फिलहाल में अगर आपने जो प्रोजेक्ट में जो सोच चल रही है वो सोच आगे जाके कुछ आपने बेटा वही चीज़ें आप क्या करेंगे, अपना जो व्यक्ति था वो निखर के आएगा। और आप जो प्रोजेक्ट में सोच रहे हो, जो आपके माइंड में चलता है बेटा, वही चीज़ें आप क्या करेंगे, व्यक्तित्व को निखारेंगे और वैसे इंसान आप बनने वाले हो। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वो बनता है, ये नहीं है। तो सबसे पहले आपकी जो थिंकिंग है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सोचो आप, जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है वहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए। सिखाने कोई उम्र नहीं होती है, नहीं सीखने कोई उम्र होती है बेटा, ये तो आप बिल्कुल माइंड से निकाल लीजिए। आप छोटे बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने से बड़ों से भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो। तो ये मतलब कि जो कुछ नेगेटिव बात है वो नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव देखना है कि मेरे को यहाँ से सीखने को क्या मिलता है, ठीक है। तो अभी कहा है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारक, उन्हें अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बेटा कोई भी पदार्थ जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, तो उसको कोई क्या कह सकता है, अभिकारक कह सकता है। जैसे नो, तो ये चीज़ें बेटा आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अपन ने ये कोई पदार्थ ए लिया था, ये कोई पदार्थ हमने क्या लिया था, बी लिया था। कोई भी मैटर हो सकता है बेटा, यहाँ कोई सूत्र हो सकता है, कोई दूसरा पदार्थ हो सकता है। तो ये चीज है बेटा, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया होने की डायरेक्शन शो करता है, एरो, यानी आपकी जो रिएक्शन है वो किस तरफ हो रही है। अभी इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो जो नया पदार्थ बनेगा इधर इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, तो इसको जो ये दो पदार्थ काम में ले रहे हैं इसको क्या कहते हैं, समझ आ रही है आपको। अपन और तो बेटा इसके अंदर क्या कहते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा अपन है इसके अंदर उत्पाद, क्या है उत्पाद। तो यहाँ तक सभी बच्चे अपने नोट्स में ये लिख लीजिए। उत्पाद को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं अपन, प्रोडक्ट, क्या कहेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अभिकारक उसको क्या लिया, भाग ले लिया, तो कुछ ना कुछ नए पदार्थ बनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में क्या करेंगे, कुछ नए पदार्थ बनेंगे। तो ये नए पदार्थों को अपन क्या कह देंगे, प्रोडक्ट। अपन लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले यानी बनने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जो भी आपके नए पदार्थ बनेंगे जिनके जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो बेटा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये नए पदार्थ को क्या उत्पाद देंगे। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में। एक एग्जाम्पल इसमें तो दिख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यानी मैग्नीशियम आपकी एक बेटा मेटल होती है, इसकी नेक्स्ट आप किसी टॉपिक ऑक्सीजन के साथ में क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है जी, मेटल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी के पीछे लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप आ रहा है इसमें। ठीक है, इसकी जो वैलेंस होती है बेटा -2 होती है। तो क्या हो गया इसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं क्या से, Mg से। ऑक्सीजन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, O2 से। जब आपस में रिएक्शन करेंगे प्लस हो गए, क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा ये इसके बारे में और भी अपन बात करेंगे कि ये जो आपका केमिकल रिएक्शन चल रहा है, इसी को ये जो काम में आ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं एलिमेंट, ये तत्व। ठीक है, ये जो बनाए इसको बोलते हैं कंपाउंड। इसके अंदर एक से क्या होते हैं, आपके एलिमेंट होते हैं, तत्व। ठीक है, इसी को अपन क्या कह सकते हैं, रासायनिक सूत्र। ये जो रासायनिक आ रहे हैं इनको अपन क्या कहेंगे, रासायनिक सूत्र। तो मैंने इक्वेशन की वो लिखाया था आपको, परिभाषा लिखाया था रासायनिक समीकरण की, कि इसमें वह अभिक्रिया जिसके अंदर इसमें अभिकारक होते हैं, आपके उत्पाद भी होते हैं, और आपके क्या होते हैं बेटा, रासायनिक सूत्र होते हैं। ठीक है नहीं, तो इनको अपन रासायनिक सूत्र बोलते हैं। अब इसमें दो साइड हो गई, एक हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो एक हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आप लिखेंगे अभिकारक, क्या लिखेंगे, हमेशा अभिकारक लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ आई होगी आपको कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा अपन अभिकारक लिखेंगे, यानी वे पदार्थ लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और राइट हैंड साइड में वो पदार्थ लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग में वे पदार्थ आपके। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अपन ने जो आपका चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको अपन ने डिस्कस किया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और इनके बारे में कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, रासायनिक अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, और कौन कौन सी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो अपनी डेली लाइफ में जाती है बेटा काम में आती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और आपने मेरे को इतना टाइम दिया उसके लिए आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरी तरफ से जितनी कोशिश हुई बेटा तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। माय पेरेंट्स क्लास बेटा जो जयपुर में आमिर मुंडा ये है बेटा ये, और कोई बच्चा मेरे से ऑनलाइन है वो यूट्यूब पे जुड़ सकता है, और ऑफलाइन बेटा यहाँ पे मेरी क्लास चलती है आमिर में जयपुर। तो कोई बच्चा अगर यहाँ से तो बेटा वो मेरे से वैसे जुड़ सकता है। तो हमेशा ये जो क्लासेज है माय पेरेंट्स क्लासेज एक बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा प्रयास करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी कोई बच्चा जो गांव से हो उसको मतलब कैसे अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का भी अच्छा हो जाए जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा करवा रहे हैं, और उनकी एक आर्थिक जो मतलब उनकी इनकम का सोर्स ऑफ इनकम है वो बेटा कम है। तो बेटा वो एक डिफरेंस बेटा पहले से ही मतलब कि चल रहा था, काफ़ी लोग उसको चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं बेटा, ताकि वो बच्चे कुछ डिफरेंस को कम कर दें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो उसके छोटे भाई बहन है वो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली बेटा क्या कर सकती है इम्प्रूवमेंट कर सकती है, और अपना समाज भी इम्प्रूवमेंट करेगा, और बेटा समाज अगर इम्प्रूवमेंट करेगा तो अपना देश अपना वतन को क्या करेगा इम्प्रूवमेंट करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर भी कोई छोटी कोई गलती होगी तो इंसान से गलती होती रहती है, आपको बताइए, लेकिन अपन काफ़ी क्या कर सकते हैं सुधार कर ही सकते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती हो गई और हम क्या करें, तो दोस्त अपन क्या इंसान ही गलती हो गई तो अपन सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।